हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने भाग 4 तक की में पढ़ लिया था, जहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई थी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिसमें वर्णन किया गया था। ऐसे ही हमने भाग 3 में मौलिक अधिकारों को पढ़ा था। ठीक है, भाग 2 में हमने नागरिकता को पढ़ा था। ठीक, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, भाग 5 की ओर, जिसमें आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 52 से 62 तक का जिनमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, हमने भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, तो इसमें केंद्र पे संघ सरकार है, राज्य सरकार है। ठीक है, राज्य पे, और जो ग्रामीण लेवल पे अपने आप में शक्ति पंचायत को दी गई है। ठीक है, इसी तरह से केंद्र जो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, तो जो संघ सरकार है वो भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है भाग 5 किससे रिलेटेड है, तो वो संघ सरकार से रिलेटेड है, जो कि अ, अनुच्छेद 52 से 151 में जिसका वर्णन मिलता है संघ सरकार का। ठीक है, तो केंद्र में ही ये जो काम है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, केंद्र को ही अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि संघ सरकार में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई लॉ बनाएगा, ठीक, कोई इम्प्लीमेंट करेगा, कोई उसको जांच करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो काम हो रहे हैं विधायिका कार्यपालिका के थ्रू, उसकी जो फाइनेंशियली जांच की जाएगी, वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परिषद द्वारा की जाएगी। मतलब जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परिषद के थ्रू होगी। ठीक है, ऐसे ही कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है, 52 से 78 तक का, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अपने आप में महान्यायवादी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही विधायिका का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से 123। ठीक है, ऐसे जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद जो भी है वो इसमें इंक्लूड होंगी विधायिका में। न्यायपालिका में 124 से 147 तक का न्यायपालिका में का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का वर्णन 148 से 151 तक का मिलता है, अनुच्छेद 148 से 151 तक का मिलता है। तो अभी हमने बात करनी है कार्यपालिका में राष्ट्रपति के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए का जो टॉपिक है वो आज हमें देखना है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 52 से 62 तक के अनुच्छेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां होती हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अपलोड होगी, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 62। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, हमारा जो देश है वो संसदीय प्रणाली को अपनाता है। तो इसमें जो है वहां पे, तो इसमें कोई अध्यक्ष होगा, हेड होगा। ठीक है, जो हेड है वो भारत के राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, तो जो देश का हेड है या राष्ट्र का प्रमुख है, प्रधान है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये मस्ट है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना है। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, इसका पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, गवर्नर, ये वर्णित है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, ऐसे ही इसमें कहा गया है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है, देश का जो प्रथम नागरिक है, वो भी राष्ट्रपति है, जो कि अपने आप में एक सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, प्रथम नागरिक है और सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, जैसे कि भारत में संसदीय प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है, तो इसमें जो हेड है वो दो तरह से डिफाइन किए गए हैं, एक नॉमिनल हेड, एक रियल हेड। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि राष्ट्र का प्रमुख
कौन है या भारत का हेड कौन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति है। लेकिन अगर वहीं रियल हेड की बात आई तो वो प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि जो भी काम होंगे मंत्रिपरिषद के थ्रू, जो भी काम होंगे या संसद में कोई जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और उनके अधीनस्थों द्वारा किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई पावर नहीं है, उनके पास भी पावर है, लेकिन अधिकतर जो काम होते हैं वो मंत्रिपरिषद के थ्रू या फिर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो वास्तविक हेड अगर पूछा जाए तो वो प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ द नेशन कौन है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के साइन पे और राष्ट्रपति के थ्रू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कार्य और इसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें विधायिका के लिए, कार्यपालिका के लिए अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, उनके पास अलग अलग पावर है। ठीक है, ऐसे ही उनके पास सर्वविवेक की पावर है, वो अपने आप भी बहुत सी शक्तियों का यूज किया जा सकता है उनके थ्रू। ठीक है, तो जो भी शक्तियां या फिर जो भी कार्य होंगे वो या तो सीधे उनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाएंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के थ्रू या राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों का वर्णन है वो अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है। ठीक है, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, अभी सिर्फ अनुच्छेद किस तरह से निर्वाचन है, क्या क्या प्रणाली है, ये सब इस वीडियो में, आज के लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमें पता है देश का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उन्हें क्षमादान की शक्ति है, किसी को दंड मिला है तो वो कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सी शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव, तो जैसे कि हमें पता है भारत में डेमोक्रेसी है, तो जो भी हेड भी चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष तरह से चुने जाए या अप्रत्यक्ष तरह से चुने जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन डायरेक्टली तो जनता के थ्रू नहीं होता है, लेकिन जो भी हम निर्वाचित करके भेज रहे हैं, विधायक, एमएलए, एमपीज भेज रहे हैं, वो उनके थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो मोस्टली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो आगे देखते हैं कौन कौन शामिल है। लोकसभा के सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। वैसे ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि हमें पता है कि निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य वो हैं जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा हुआ है। ठीक है, इलेक्शन या वोटिंग के थ्रू भेजा है। ठीक है, तो ऐसे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधान परिषद का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या पौंडीचेरी, जैसा कि हमें पता है यहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो उनके भी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य का वर्णन नहीं है और ना ही इसमें विधान परिषद का वर्णन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो अगर संसद के निर्वाचित सदस्य बोला जाए तो संसद में हमें पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें निर्वाचित सदस्य हैं और विधान परिषद का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात की गई है। अब हमें पता चल गया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो अब राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति होगी और जो भी निर्वाचन होगा निर्वाचन आयोग द्वारा ही देखा जाएगा। ठीक है, तो
तो जो निर्वाचन की रीति है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा है। ठीक है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मीन्स जैसा कि हमने देखा इसमें एमएलएज और एमपी दोनों भाग ले रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य में अलग अलग संख्या है। ठीक है, दोनों की अलग अलग संख्या है, तो उसका जो वोट मूल्य है पहले वो इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, समान अनुपात में करना पड़ेगा। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो गई, और वो किस तरह से होगा हम अभी आगे देखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से हम डायरेक्टली वोट ना करके हमारे जो हमारे द्वारा जो निर्वाचित किए गए हैं उनके थ्रू वोट हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा पहले तो जो भी एक व्यक्ति अपने पूरे जो राज्य की विधानसभा की ओर से वोट कर रहा है। ठीक है, और संक्रमणीय मत पद्धति मीन्स अगर हम अगर सपोज करें कि 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उन्होंने अपना निर्वाचन के लिए खड़े हैं। ठीक है, ए बी सी 3 है, तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे जो निर्वाचन होगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। मतलब कि जो वोटिंग होगी, माना कि बी को प्रायोरिटी 1 में रखा, ए को प्रायोरिटी 2 में और सी को प्रायोरिटी 3 में। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी 1 वाले हैं उनकी जो वोट है वो काउंट होगी। ठीक है, तो अगर उसी में वो जो फिक्स कोटा है 51%, 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग ए को मिल गई है, बी को मिल गई है, या जो भी प्रायोरिटी 1 में जो भी लोग हैं उन्हें मिल गई है, तो वोटिंग वहीं पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बी है प्रायोरिटी 1 वाला है उसे राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो एकल संक्रमणी मीन्स जो भी वीरता क्रम है या प्रायोरिटी बेसिस है उस पे उसके थ्रू वोटिंग हो रही है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है ये क्वेश्चन आता है, तो हमें पता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, तो हम जैसा कि हमने देखा संघ और राज्य दोनों के जो वोट है, वोट वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। तो उसको समान करने के लिए कुछ कैलकुलेशन की जाती है, जैसे कि एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, जो कि निकाला जाता है राज्य की जो टोटल संख्या है, जनसंख्या है, अपॉन राज्य की विधानसभाओं से जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले रहे हैं, इंटू 1/1000। ठीक है, 1/1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करता है क्योंकि जो राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, वो जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक सांसद का मत मूल्य किस तरह से निकालेंगे, कुल विधायकों का मत मूल्य जो हमने निकाला, विधायक के मत मूल्य उनका टोटल सम अपॉन निर्वाचित सांसदों की संख्या, तो जो लगभग इक्वल आती है। ठीक है, तो अब हमें सांसद और विधायकों के मत मूल्य पता चल गए, तो एक फिक्स कोटा निकाला जाता है जो कि कुल वैध मत अपॉन 2+1 लगभग 50% रहता है। ठीक है, अगर कोई जो वोटिंग हुई और उसमें 50% से ज़्यादा वोट प्रायोरिटी बेसिस पे आ गए, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो विनर होगा, एक तरीके से वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पद के लिए चुन लिया जाएगा। ठीक है, जब ये जो निर्वाचन होता है उससे पहले जो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होंगे उन्हें 15,000 की जमानत राशि जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। अगर जो व्यक्ति है जिसने 15,000 की राशि जमा करी है, अगर उसे वो टोटल वोटिंग का 1/6 उसे वोट मिल गए ना मिले, ठीक है, मिनिमम 1/6 वोट ना मिले, तो जो ये राशि है वो जब्त कर ली जाती है, ये रिटर्न नहीं की जाती है। ठीक है, तो जमानत राशि कितनी है, 15,000, और टोटल वोट जमानत राशि के लिए जो मिनिमम है कोटा है वो 1/6 था। यह हर किसी के लिए, हर किसी जो भी चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, उसके लिए इक्वल है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 की ओर, जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। राष्ट्रपति सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो कितने टाइम तक का राष्ट्रपति रहेंगे इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है, जिसमें वो यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अगर ये पूछा जाए कि कितने वर्ष के लिए पदावधि कितनी होती है, तो उसमें ये भी बोल सकते हैं चुनाव जीतने से 5 वर्ष तक का, या फिर शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का। तो हमारा आंसर होगा जब वो कार्यकाल में प्रवेश करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, उस तिथि से 5 वर्ष तक का। ठीक है, तब तक का ये सीट वैकेंट नहीं रह सकती। तो इसमें अगर जो पुराने राष्ट्रपति थे वो भी हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति, नहीं तो अगर वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो वो तब तक का उस कार्यकाल तब तक तो वो तब तक का वही राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। ठीक है, इस तरह से जो राष्ट्रपति हैं अगर वो त्याग पत्र देते हैं तो वो किसे देंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, त्याग पत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 57 बताता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार निर्वाचन या चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो इसकी भारत में इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। वो चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर यूएसए में पूछा जाए तो वहाँ लिमिट है, वहाँ सिर्फ 2 साल, 2 बार ही, मतलब 2 बार ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 बताता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 उसकी कार्य और शक्ति के बारे में बता रहा था, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल के बारे में बता रहा था, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी में जो भी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अनुच्छेद 55 में देखा हमने निर्वाचन की रीति किस तरह से होगा, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में देखा हमने राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तो उनकी अवधि कितनी होगी। ऐसे अवधि के बाद हमने देखा कि उनका पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है। तो इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, वो कितने बार भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 बताते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। ठीक है, तो कुछ तो योग्यता रखी गई होगी। ठीक है, तो योग्यता है जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें ये वर्णन नहीं किया गया है कि बाय बर्थ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या किसी के माता पिता इंडिया में ही है तो उनका बच्चा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया गया। ये सिर्फ ये कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, लेकिन इसमें अधिकतम आयु की कोई भी बात नहीं की गई। ठीक है, लोकसभा सदस्य के चुनाव के योग्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, अगर वो उसके लिए भी जो भी योग्यता होती है लोकसभा सदस्य चुनने के लिए, अगर वो पूरी कर लेते हैं तो वो राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें लोकसभा सदस्य बनने के योग्य। ठीक है, कोई लाभ का पद पर ना हो। लाभ के पद को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें वैसे तो जो भी जॉब्स होती हैं वो उसे लाभ के पद में कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो भी मंत्री परिषद है या फिर मंत्री परिषद से सांसद हैं, ठीक है, या विधायक है, इन्हें लाभ के पद पर काउंट नहीं किया गया है। तो इसमें लाभ का पद किस तरह से होगा और क्या होगा, संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो हमने यहाँ पे अनुच्छेद 58 में
जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो एक तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमें पता है, ये क्वालिफिकेशन तो नॉर्मल हर किसी के पास हो सकती है, मोस्टली लोगों के पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन हर कोई तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए निर्वाचक मंडल जो हमने देखा था, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचक मंडल है उससे 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, जिन्होंने प्रस्ताव भेजा हो किसी के लिए, और 50 लोग उसमें अनुमोदक होने चाहिए। तो ये एक कंपल्सरी क्राइटेरिया लग जाता है जो आम लोगों को इस चीज से अलग करता है, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 हमने देख लिया, ठीक है। अब अनुच्छेद 59 की बारी है। तो अनुच्छेद 59 में कहा गया है राष्ट्रपति की पद की शर्तें। अब राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, वो योग्यता बता रहा था, अब ये राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद क्या क्या शर्तें होंगी वो बता रहे हैं, जिसमें कि इनके जो भी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति की वेतन के बारे, वेतन का वर्ड का यूज नहीं किया गया है, वेतन के वर्ड की जगह उपलब्धियां या प्रालब्धियां यूज की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो भी उपलब्धियां या प्रारब्धियां हैं, राष्ट्रपति कहाँ रहेंगे, जैसे कि हमें पता है राष्ट्रपति भवन में रहता है, ठीक है। कोई भी लाभ के पद पर ना हो, अगर उससे पहले अगर वो सांसद या एमएलए कुछ भी हो तो उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति चुनाव के बाद, ठीक है। हमें पता है किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्रपति की शर्तें, उन्हें क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, ये सब इसमें इंक्लूडेड है अनुच्छेद 59 में, ठीक है, अनुच्छेद 59 में, ठीक है। तो ये चुनाव के बाद की बात है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा अब चुनाव हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनके थ्रू शपथ ली जाएगी, तो वो आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वो आर्टिकल 60 में है, ठीक है। तो जो शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति को, वो जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं, या फिर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ किसके सामने शपथ ली जाती है, किसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो भी अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के थ्रू, ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया वैसे तो राष्ट्रपति के लिए ही है, लेकिन इस सेम प्रक्रिया से जैसे सीजीआई है, इन सबको हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग के लिए, महाभियोग वर्ड का यूज राष्ट्रपति के लिए ही किया गया। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस तरह से होगी वो अनुच्छेद 61 में डिफाइन किया गया है। तो अगर जो भी राष्ट्रपति है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है या फिर संविधान के अपोज में काम करता है, जो भी वर्णित है संविधान में, या फिर उनका संविधान का अतिक्रमण करता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। और ये किस सदन से किया जाएगा, अगर क्वेश्चन आए तो संसद के किसी भी सदन से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें 1/4 जो इसमें मेंबर हैं उनके हस्ताक्षर या साइन होने जरूरी है। तो एक क्वेश्चन यहीं से दो क्वेश्चन बन गए। एक तरह से संसद के किस सदन से अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव को लाया जाता है, तो वो किसी भी सदन से लाया जा सकता है, ठीक है। और जब भी प्रस्ताव आएगा तो उसमें 1/4 हस्ताक्षर होने, साइन होने जरूरी है, 1/4, ठीक है। अब प्रस्ताव पारित हो गया है तो 14 दिन बाद राष्ट्रपति को, तो जो भी प्रस्ताव पारित होगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी है, ठीक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना, प्रस्ताव लाने से पहले सूचित करना जरूरी है।
अब जो भी प्रस्ताव था वो 1/4 उसमें हस्ताक्षर हुए। ठीक है, उसके बाद अगर ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया उस सदन में, तो वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सदन में क्या होगा कि जो नोटिस पीरियड है उसके बाद प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करके दूसरे सदन में भेजा गया। अब दूसरे सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। वो चाहे किसी न्यायिक समिति के गठन के थ्रू किया जाए या फिर स्वतः जांच की जाए। ठीक है, तो इसमें जो भी जांच होगी उसमें राष्ट्रपति को स्वतः उपस्थित होने, अपने आप में उपस्थित होने या फिर राष्ट्रपति को वकील के साथ पेश होने और आरोप से बचने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब प्रस्ताव हमारा दूसरे सदन में हो और जब जो भी आरोप लगा है उसकी जांच की जा रही हो, तो राष्ट्रपति को वकील के साथ पेश होने या स्वतः आरोप से बचने या बचाव का अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए, तो जो राष्ट्रपति है का पद है उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा और राष्ट्रपति का पद उस वक्त खाली माना जाएगा। वो उसी टाइम ही राष्ट्रपति के पद से हट जाएंगे। तो हमें पता चल गया, बताता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को, जो कि महाभियोग नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रक्रिया है? सबसे मेन पॉइंट है, अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए तो तभी हटाया जा सकता है। किसी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। ठीक है, और जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। उसमें प्रस्ताव जो होगा उसमें जो भी सदन के सदस्य हैं, जिस भी सदन से ये लाया जा रहा है उसमें 1/4 के हस्ताक्षर होने जरूरी है, साइन होने जरूरी है। उसके बाद ये 2/3 बहुमत से उस सदन से प्रस्ताव पारित होता है तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जहाँ पे दूसरे सदन में इसके लिए जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, न्यायिक समिति बनाई जाएगी या स्वतः जांच की जाएगी। इसमें राष्ट्रपति को अपने वकील के साथ या राष्ट्रपति को स्वयं ही पेश होने का अधिकार है और जो भी आरोप लगा है उसके अपोजिशन में बयान देने का अधिकार है। ठीक है, अगर ये दूसरे सदन से भी पारित होता है तो राष्ट्रपति को उसी वक्त पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब कि उस पद को उसी वक्त से खाली माना जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है। तो अनुच्छेद 62 जो कि पद की रिक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति तब हटते हैं जब नए राष्ट्रपति चुन के आए, तब तक उनका कार्यकाल उसी वक्त जब वो शपथ ग्रहण करके कार्यकाल शुरू करते हैं, तब जो पुराने राष्ट्रपति है उनका अवधि समाप्त की जाती है। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है, या फिर पद से हटाए गए हैं, तो उस वक्त पद की रिक्ति होगी। ठीक है, तो जिसका वर्णन अनुच्छेद 62 में किया गया है, ऐसे ही अगर पद की रिक्ति हो जाए या पद में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नहीं है, क्योंकि जैसे कि आर्टिकल 52 में कहा गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे उपराष्ट्रपति ही क्यों ना राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हो, लेकिन 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के जो भी विभिन्न कार्य हैं या फिर निर्वाचन किस तरह से है, ये सब जिसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से 62 तक का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर अभी यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ वैल्यू दे रहा है आपकी स्टडीज में, तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। अगर कुछ भी पॉइंट अगर ठीक लगते हैं तो आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।